हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो जो है अब जो है बच्चे लगभग सभी सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो अब जो इतना समय बचा है यानी कि बहुत ही कम समय बचा है, तो इन दिनों अब बच्चों को जो है किस तरह पढ़ना चाहिए जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सहायता दे, यानी कि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में जो है आपको सहयोग करेगा। यानी कि आप कैसे किस प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। तो इसलिए आप जो है अब रिवाइज करने का समय आ गया है। तो इसीलिए हम जो है क्रैश कोर्स के रूप में जो है अब से स्टार्ट करने जा रहे हैं सभी चैप्टर, यानी सभी विषय का चैप्टर वाइज जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और ऑब्जेक्टिव भी। तो इसी प्रकार जो है आप लोग जो है प्रत्येक वीडियो का जो है ध्यान से देखिएगा और कुछ समझने का और प्रयास करिएगा, ठीक है। तो इसलिए आज जो हम लेकर आए हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो भी लघुत्तरी प्रश्न उत्तर है वो सभी लेकर आए हैं। और अगले वीडियो में जो है हम हो सके तो ऑब्जेक्टिव ले आएंगे, चाहे तो दीर्घोत्तरी लाएंगे, बनेगा तो दीर्घोत्तरी ले आएंगे, और नहीं तो दीर्घोत्तरी का जो है ज़्यादातर बनता नहीं है यहाँ से, इसीलिए जो एक दो बनेगा तो ऐसा होगा तो दीर्घोत्तरी लास्ट में है। संपूर्ण दीर्घोत्तरी एक के बार में, यानी कि इस जो है गद्य खंड का सभी को जो है एक बार में करा देंगे, और अभी जो है लघुत्तरी और ऑब्जेक्टिव करा देंगे, और अंत में जो है सभी चैप्टर से जो भी बनेगा एक दो को जो बनेगा सभी को एक साथ करके एक जो है दीर्घोत्तरी का वीडियो ले आ देंगे। तो अभी देखिए हम लघुत्तरी पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही समय बहुत कम है, इसलिए अब जो है वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न संख्या क्या है। देखिए पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। वही जो लेखक जो है क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है एक चैप्टर का लेखक है, तो वह जो है किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखिए लेखक के लिए क्या है कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि देखिए लेखक जो है क्या विडंबना की बात करते हैं कि इस वर्तमान समय यानी कि जो अभी चल रहा है इस समय में भी जातिवाद यानी कि कहे तो ये आप ही देखिए कि मानने वाले लोग की कमी नहीं, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि आप जो भी जाति है आप उन्हीं जाति को मानते हैं। यानी कि अभी देखे होंगे कि अभी इलेक्शन हुआ जिसमें कि एक तरफा आप सभी जगह देखे होंगे कि जो जात है उसी जाति को जो है वोट किए होंगे। तो इसी को हम कहते हैं जातिवाद। यानी कि इस समय में लेखक का मानना है, कह रहे हैं कि इस समय में भी जातिवाद का कोई कमी नहीं है, जैसे कि पहले काल में हुआ करता था वो अभी भी होता ही रह गया है। तो यही बात जो है लेखक के लिए विडंबना का जो है रूप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी कि जातिवाद को मानने वाला जो है के पोषक, यानी कहने तो यानी कि इसको मानने वाला उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो देखिए जातिवाद के पोषक यानी कि मानने वाला उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक समाज कार्यकुशलता यानी कि अपने काम के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। यानी कि आप कोई कार्यकुशलता यानी कि कोई काम जो है कुशल रूप से करते हैं तो करने चाहते हैं तो आप किस चीज़ को अथी मानते हैं, श्रम विभाजन को जो है आवश्यक मानते हैं। और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। यानी कि श्रम विभाजन करने का मतलब है जैसे कि देखिए जाति के आधार पर ही कोई काम कर सकता है, इसको जो है अच्छा मानते हैं। यानी कि मान ली कोई बढ़ई है तो बढ़ई वाला ही काम करेगा, कोई लोहार है तो लोहारे वाला काम करेगा, इसको जो है अभी वो आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि कोई हमारे भाषा में यहाँ जो है केस बाल काटने वाले को हजाम कहा जाता है, तो अब जो है केस कौन काटेगा, वही काटेगा, दूसरा जाति नहीं काटेगा। इसको जो है आवश्यक माना रहा है जातिवाद मानने वाला, यानी कि उसके पोषक जो है इसी बात को आवश्यक मानता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है और यह कहता है, ठीक है, तो यही बात है, समझ रहे हैं। तो अगला क्या है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। देखिए जो जाति प्रथा है यह जो है अभी के समाज यानी भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जाता, यानी कि कोई काम किस आधार पर कौन कर सकता है इसका जो है स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जाता। इसीलिए कह रहा है कि देखिए जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है कि यहाँ व्यक्ति को यह होगा यह नहीं, यह व्यक्ति को यानी जाति प्रथा जो है व्यक्ति को जाति के आधार पर कार्य करना पड़ता है, चाहे उसे उस काम में रुचि। यानी कि देखिए सीधा सीधी बात इसमें आता है कि जाति प्रथा व्यक्ति को जो है काम करने के लिए कहता है कि जाति के आधार पर करिए। अब चाहे उस व्यक्ति का उस काम में रुचि हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बाकी आप जो जात है उसी हिसाब से काम करिए। आप जो बढ़ई तो बढ़ाइए वाला काम करिए, भले आपका उसमें रुचि है चाहे ना है, उससे कोई मतलब नहीं है, यही कहता है जाति प्रथा। इसीलिए इसको कहेंगे कि यह स्वाभाविक रूप नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए यानी कि व्यक्ति को जो है काम जो है उस जाति के आधार पर करना पड़ता है जिसमें चाहे कि उसको रुचि हो चाहे ना हो, इसलिए इसको जो आप स्वाभाविक रूप नहीं कहेंगे। क्या आपको लगता है ये अच्छा बात है, नहीं ना है, तो इसीलिए इसको कहेंगे स्वाभाविक रूप नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति जो प्रथा है यह भारत में बेरोजगारी
का प्रमुख कहे अप्रत्यक्ष कहे यानी कि कैसे कारण बनी हुई है, इसको बता देना। देखिए, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई। वही बात है, यानी कि जाति प्रथा जो है लोगों का कोई ऐसा कार्य नहीं चुनने देता, यानी कि जो उसका जो है बाबा दादा पापा जो किए हैं वही काम करना है। अब बताइए, मान लीजिए पापा जी किसानी कर रहे थे, तो हम लोगों को कहेंगे किसानी करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे? हमको अब मान लीजिए कि हमको उसमें रुचि नहीं, हमको उसमें वो काम करने में अच्छा लगबे नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे? नहीं ना करेंगे, तो हम समझिए बेरोजगार हो गए। यही बात है। अब देखिए, जो पूर्वज किए हैं वही काम कर रहा है कि आने वाला पीढ़ी को भी करने के लिए, अब उसको उस काम में मन ही नहीं लगता है, तो बेरोजगार ना रह जाएगा। यही बात है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी का जो है जाति प्रथा सबसे मेन यानी कि प्रमुख और प्रत्यक्ष यानी कि देखा भी जाता है। इसी प्रत्यक्ष मतलब देख भी रहे हैं, यानी कि नहीं कर रहा है उसके आधार काम, क्योंकि उसको रुचि नहीं है। तो यह इसी बात सबको है जो अपने भाषा में है। अब जाइएगा एग्जाम में तो अपना ये क्या उस पर लिखा रहता है कि क्या कहते हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी कि आपको जो लगता है वही लिखिए। यदि आप अपना शब्दों में लिखेंगे ना, अपना भाषा में, तो टीचर जो पढ़ेंगे तो लगेगा उसको कि हाँ, जो बच्चा को कुछ ना कुछ समझ में आया है, तभी तो ऐसा लिखा है। आप किताबी कितनों रट लीजिएगा, वो वहाँ जरूरी काम नहीं देगा। आप जो समझ के जाइएगा वही वहाँ काम देगा, यानी कि एग्जाम बोर्ड हॉल में। ठीक है, तो इसीलिए आप समझने का प्रयास करिए और खुद से जो है अपने शब्दों में जो है उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, समझिए ध्यान से, बस यही काम देगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी किसको समस्या मानता है, यानी कि होगा जाति ये क्या कहते हैं समस्या किसे मानती है। देखिए, लेखक जो है आज के समय में जो है उत्पीड़न और गरीबी से भी बड़ी समस्या किसको मानता है और क्यों मानता है। तो देखिए, लेखक जो है कहते हैं कि लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। इसमें घुमा फिराकर जातीय प्रथा का बातें होता है। ठीक है, इसको कहते हैं कि गरीबी, जितना गरीबी नहीं समस्या देता, जितना उत्पीड़न यानी कोई दुख दर्द नहीं समस्या जितना होता है, उससे ज़्यादा जो समस्या जाति प्रथा देता है। ठीक है, वो मानते हैं क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। अब बताइए, आप गरीब है, एक समय पर मान लीजिए आप जब गरीब है तो आप कम से कम गरीब भी है तो आप अपने हिसाब से काम करिएगा तो आपका दिमाग अच्छा चलेगा। ठीक है, आपका कोई दुखो दर्द है तो यदि आप सब जगह से काम कर रहे हैं तो अच्छा खासा चलेगा। यदि ये जाति प्रथा है जो पूर्वजों ने माना है कि आप उसी को काम करिए, अब उसमें मन ही नहीं लगेगा, तब कैसे करिएगा, अब कैसे घर का चलाइएगा। तो वही बात है कि गरीबी से भी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो जातीय प्रथा को जो है लेखक मानते हैं। यही बात है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना, यानी कि सच्चे लोकतंत्रों को स्थापना करना है तो लेखक के अनुसार क्या कौन सी व्यवस्था जो है आवश्यक है। देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा को आवश्यक माना है। देखिए, सच्चे लोकतंत्र के लिए हम लोगों को जो है आपस में एकदम घुल मिलकर रहना होगा। ठीक है, तब तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगा। और क्या कहते हैं कि दूध और पानी के मिश्रण की जैसे, यानी कि दूध में पानी मिलाने पर जो है जो मिश्रण बनता है जैसा दूधे के जैसा दिखता है वैसा भाईचारा होना चाहिए, यानी कि आपस में हम दो भाइयों चाहे हम गाँव समाज वालों को वैसे रहना चाहिए आपस में। ठीक है, इसी को जो है लोकतंत्र में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक जो है विशेषता मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। नहीं कि कहते हैं कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से, कौन कौन पहलू है जिनसे जो है जाति प्रथा को हानिकारक बताए हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं किन सभी समस्या से भी बड़ी समस्या जातीय प्रथा है। तो यह देखिए, लेखक ने पाठ में जाति प्रथा को सामाजिक, आर्थिक, रचनात्मक और व्यापारिक, यानी कि देखिए आपका भले आर्थिक यानी कि पैसा वैसा में आप जितना भी कोई कमी हुई है, यानी कि जितना आपको पैसा से भी जितना दिक्कत नहीं हो रहा है, यानी कि कमी की दिक्कत है, यानी देखिए आपके पास पैसा कम है तो जितना समस्या वो नहीं दे रहा है, जितना वैसे बढ़कर समस्या जो है जाति प्रथा दे रहा है। यदि व्यवसाय ये सब भी जो यानी कि कोई काम आप कर रहे हैं तो काम से जितना समस्या दुख नहीं हो रहा है करने में, वैसे ज़्यादा दुख ये जाति प्रथा को मानने में है। ठीक है, यही बात जो है प्रमुख पहलू है जिनसे क्या है जाति प्रथा को जो है हानिकारक माना है। जाति प्रथा को इतना हानिकारक माने हैं और क्यों नहीं माने, क्योंकि देखिए आप उसी रीति रिवाज में जी रहे हैं जो पहले किया करता था, जो काम वो कर रहा है वही उसका बेटा पोता सब करेगा, तब ये जो है बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो इसीलिए
कभी कहते हैं कि हमको जितना पैसा दुःख नहीं देता है, पैसा की कमी जितना दुःख नहीं देता है, जितना कोई काम करने में नहीं दुःख होता, उससे ज़्यादा दुःख हमको इजादी प्रथा से है। तो इसी पहलू को जो है सभी से हानिकारक रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तो यही बात आप लिख दीजिएगा, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। तो आप इसलिए यदि इसको जो है आप अच्छे से समझ लिए तो आपको देखिए याद वाद करने का ज़रूरी ही नहीं पड़ेगा, रटने का कोई ज़रूरी ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इसे खाली 1-2 बार पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। यदि आप लोग जो है वीडियो इसका चाहते हैं, क्या कहते हैं, इसका PDF चाहते हैं, तो आप जो है हमको जो है कमेंट करिएगा और वहाँ जो है हम PDF देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका जो है पढ़ाई अभी जो है बेहतरीन चलता होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी जितना भी कम समय बचा है, इसमें आप लोग जो है अपना जो है हमेशा फोकस करिए कि हमको क्या करना है, इस दिन जो है कितना सिलेबस खत्म करना है। आपको जो है एक गोल सेट कर लीजिए, हमको फलना चीज़ पढ़ना है, चिलना चीज़ पढ़ना है, जो भी पढ़ना है उसको जो है आप अच्छे से मैनेजमेंट के साथ सभी विषय को ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको यदि कोई विषय वीक लग रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और इस प्रकार आप क्या कहेंगे, अब बहुत ही कम समय बचा है, आप लोग सीधा सभी बात छोड़ छाड़ कर अपने पढ़ाई के प्रति इतना भी दबाव में रहिए, पढ़ाई में रहिए। अभी आपका कोई दूसरा काम होगा नहीं, होगा भी तो आप जो है मैनेज करके उसको करिए। और बाकी जो है सभी समय अभी जान झोंक दीजिए, पूरा जीव जान लगा दीजिए। क्योंकि देखिए 1-2 महीना के बाद आपको कोई काम नहीं, आराम से आप भले 2-3 महीना के लिए रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर इंटर आएगा तो उसमें जो देखा जाएगा। बाकी अभी जो 2-3 महीना ये चला जाएगा तो समझिए बहुत बेकार हो जाएगा। इसी समय अभी देखिए आप पहले से पढ़े चाहे ना पढ़े उस कोई मायने नहीं रखता है। बाकी अभी से भी आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा, अच्छा खासा आप जो है रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जो है आप लोग वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।